नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ श्वेता झा। आज के इसके इस पीछे मत कोई इंटरेक्टिव आइएगा, तो बात करेंगे नॉइस हटा ही देते हैं। कोरोना के बारे में। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राहुल कुमार जी और डॉक्टर अमित प्रियदर्शी जी। आप लोग दोनों का हेल्थ वायर की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर राहुल जी और डॉक्टर अमित जी अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अमित जी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद। काफ़ी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए लोगों के बीच आज अपनी बात पहुंचाने के लिए। मैं डॉक्टर अमित प्रियदर्शी अभी एम्स दिल्ली में कार्यरत हूँ, ट्रॉमा सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में। और अभी जैसा कि पेंडेमिक का समय है तो यहाँ हमारे एम्स में दिल्ली में जितने भी विभाग हैं सब में काम नॉन कोविड पेशेंट्स को तो काफ़ी हद तक कम कर दिया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं और बाकी सारे लोग कोविड केयर में लगे हुए हैं। बट इन विषम परिस्थितियों में भी हमारा विभाग जो है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी है वो अभी चालू है। तो वहाँ भी हमें देखना होता है क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हैं और बाकी कोविड से रिलेटेड जितने मरीजें हैं उन सब में थोड़ी सेवाएं देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सच में अभी आप लोग मानव सेवा के में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस पेंडेमिक में जहाँ सब घर के अंदर बंद हैं, आप लोग दिन रात कोविड मरीजों के साथ लगे हुए हैं। डॉक्टर राहुल जी, आप संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। आवाज जा रही है? हाँ, अब आ रही है, अब बताइए। आप सबको मेरा नमस्कार और हमारे साथी डॉक्टर अमित को भी मेरा विशेष प्रणाम। अमित दिल्ली एम्स से जुड़ रहे हैं और मैं एक अभी बेगूसराय जो बिहार का एक सुदूर जिला है वहां से जुड़ रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राहुल है। मैं मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और साथ ही साथ क्रिटिकल केयर का भी एक्सपर्ट हूँ। और यहाँ मेरा अपना हॉस्पिटल है, क्लिनिक है जिसमें कि हम लोग अभी सर्विस दे रहे हैं और अभी लगभग कोविड के 15 से 20 मरीज एडमिट हैं जिनको लगातार देख रहा हूँ। तो और अभी इससे पहले मैं वहाँ दिल्ली में भी अपोलो हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। अपोलो हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, फिर मैंने सीएमसी भैलोर से डायबिटीज में फेलोशिप किया है। और अभी लगातार अभी कुछ कोविड क्राइसिस में मरीज को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग दोनों कोविड मरीजों के साथ दिन रात जुड़े हुए हैं। आप भी क्रिटिकल केयर पेशेंट को देखने और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, तो हमें कोविड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। मेरा पहला सवाल राहुल जी आपसे है। आप बेगूसराय से हैं, बिहार से हैं, दिनकर जी की धरती से हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि बिहार में कोविड की अभी क्या स्थिति है? गांव और छोटे शहरों में मरीजों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिहार में स्थिति अभी एक सप्ताह पहले तक तो बहुत ज्यादा भयावह थी, लेकिन अभी जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया है तो उसके बाद कुछ कमी जरूर केस में दिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी मरीज बहुत से हैं और निश्चित रूप से उनके हॉस्पिटल एडमिशन में थोड़ी परेशानी अभी भी है। अभी भी थोड़ा बेड बेड वगैरह का दिक्कत हो रहा है। तो अभी भी हम लोग इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं कि अब ये खतरा टल गया है। अभी भी कोविड हमारे बीच बिल्कुल बना हुआ है और लॉकडाउन ने निश्चित रूप से इसके कुछ इंसिडेंट्स को कम किया है। लेकिन अभी भी यह इतने मात्रा में है कि अभी भी हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। अभी भी खतरा टला नहीं है, लॉकडाउन से कुछ बिल्कुल फायदा बिल्कुल अभी खतरा बिल्कुल नहीं टला है और खासकर कोविड का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसमें जो दवाएं दी जाती हैं, हेपेरिन्स वगैरह और कुछ एंटीबायोटिक्स, और जितना जितना इसमें जिस तरह का केयर चाहिए होता है कि आप उसको ऐसे जनरल वार्ड में एडमिट नहीं कर सकते, तो इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा कॉस्टली है दूसरी बीमारियों के तुलना में। तो निश्चित रूप से जो कि मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास के मरीज हैं वहां तक भी कोविड पहुंच गया है। एक दुख की बात यह है कि अभी ग्रामीण इलाकों में भी बिहार में मरीज ये कोविड घुस गया है और कोविड के मरीज वहां से भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका ट्रीटमेंट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराइएगा तो वो थोड़ा महंगा आ रहा है, कॉस्टली आ रहा है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो एकदम से उनमें बेड नहीं है, एकदम फुल्ली वो भरे हुए हैं। तो अभी समस्या तो अभी जरूर बनी हुई है। मतलब आपका कहना है गांव और छोटे शहरों में जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी व्यवस्थित नहीं उतनी हो पाई, व्यवस्थित नहीं हो सकती हैं नहीं मिल और पा रही है।
हाँ, और दुख की बात है कि कोविड ग्रामीण क्षेत्र में चला गया है। फर्स्ट जो वेव था उसमें ग्रामीण एरिया बचा हुआ था। हम लोग जो देख रहे थे कि शहरी क्षेत्र तक वो कन्फाइंड था, लेकिन अभी कोविड बिल्कुल ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुका है और गांव से मुफ्त से मरीज कोविड के मरीज लेकर आ रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है। गांव तक सेकंड वेव पहुंच चुका है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमित प्रियदर्शी जी से है, जो एम्स नई दिल्ली से हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि कोविड का सेकंड वेव जो है, इसमें संक्रमण की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो क्या इसका एकमात्र कारण लॉकडाउन का समय पे नहीं लगना है या कुछ और भी कारण? ये देखिए बिल्कुल सही बात है। सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से काफ़ी कुछ डिफरेंस है। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट वेव जो था बिल्कुल धीरे-धीरे कम हुआ, मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अगस्त सितंबर तक आते-आते वो काफ़ी कम हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने उस स्तर पर एहतियात बरतना बंद कर दिया जिस स्तर पर कि हमें बिल्कुल बरतना चालू रखना चाहिए था और दिसंबर और जनवरी आते-आते हम लोग बिल्कुल ही लापरवाह हो गए, बिल्कुल सारे मार्केट ओपन हो गए और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग हमने फॉलो नहीं किया और हम बिल्कुल ही निश्चिंत हो चुके थे। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने ऑफिशियली बोल चुकी थी कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है, जो कि बिल्कुल ही गलत दावा साबित हुआ। जैसे ही अप्रैल फर्स्ट वीक, मार्च लास्ट वीक से नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हुए, बिल्कुल ही काफ़ी तेज गति से सेकेंड वेव में केस बढ़ा। तो उसके कुछ वेरिएंट्स तो अलग हैं ही, डेफिनेटली बिल्कुल ये पहले जैसा नहीं है और काफ़ी अंतर है फर्स्ट वेव से। फर्स्ट वेव में पेशेंट को का मतलब डिजीज कोर्स जो था वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं था जो कि सेकेंड वेव में देखने को मिला है। सेकेंड वेव में मोर्टेलिटी ज़्यादा है, सेकेंड वेव में नंबर ऑफ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। और सेकेंड वेव में एक और ख़ास चीज़ ये देखने को मिली कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट वीक तो बिल्कुल ही माइल्ड से ईजी जा रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग सेकेंड वीक में बीमार पड़ रहे हैं और बुरी तरह से बीमार पड़ रहे हैं। जो स्थिति बिगड़ने में पिछले बार शायद 4-5 दिन या हफ्ते दिन लगते थे, अभी वो स्थिति 24 से 48 घंटे में मरीज की स्थिति बिल्कुल ही खराब हो जा रही है। जिनको तुरंत आईसीयू की जरूरत होती है, तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत होती है और हमारे पास व्यापक स्तर पर इस चीज की व्यवस्था नहीं करी हमने अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल ही इस चीज के लिए हम तैयार नहीं थे, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। आप जहां भी देखें बिल्कुल काफी ज्यादा डेथ है और हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और हमने बिल्कुल संभाल नहीं पाया इसको। तो काफ़ी हद तक इस पर काम करने की ज़रूरत है और सबसे बुरी बात ये है कि अब ये कोविड जो है बिल्कुल गाँव की ओर जैसे जा रहा है, तो सबसे बुरी बात है कि हमारे यहाँ जो भी लोकल स्तर पर जो अस्पताल है, पीएचसी है, सीएचसी है या सदर हॉस्पिटल है या फिर उससे ऊपर जो लोकल मेडिकल कॉलेज है, वो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी अभी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल सरकार को भी देखने की ज़रूरत है। उस पे लॉन्ग टर्म कुछ उपाय करने होंगे, कुछ तो शॉर्ट टर्म करने होंगे। लेकिन बिल्कुल अभी सबसे जो ज़रूरी चीज़ हम लोग वो कर सकते हैं कि अभी तो अवेयरनेस करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फिलहाल तो बस यही एक उपाय है। बाकी करने के लिए तो काफ़ी कुछ है। संक्षेप में आप ये कहना चाहते हैं कि हर स्तर से कमियां आई हैं, चाहे वो जनता के हो, चाहे सत्ता हो या प्रशासन हो, सबने बिल्कुल इस कोविड को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राहुल जी से है कि दिन रात आप कोविड पेशेंट के साथ रहते हैं, तो कोविड पेशेंट्स के ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आप देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव, या आप लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे घर में भी समझ में आ जाए कि हम कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मुझे फीवर है, मुझे सर दर्द हो रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, इवन इफ कि मुझे सूखी थोड़ी खांसी है, भले ही उसको दम ना फूल रहा हो, तो हम लोग उसको कोविड मानते हैं जब तक कि यह प्रूफ ना हो जाए कि यह दूसरी बीमारी। अभी के सिनेरियो तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, भूख नहीं लग रही हो, खांसी अगर हल्की भी हो रही हो
और आजकल ये सेकेंड वेव में कोविड ने थोड़ा अपना पैटर्न को बदला है। ये जीआई सिम्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड सिम्टम लेकर भी आ रहे हैं, जैसे लूज मोशन हो जाना, बहुत गैस महसूस करना, पेट में जलन महसूस करना, 2-3-4 बार लूज स्टूल हो जाना, ये सब भी कोविड लेकर आ रहे हैं। तो अगर इस सब तरह का सिम्टम किसी भी व्यक्ति को है, तो बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए हेल्थ वर्कर, मैं समझता हूं कि यह कोविड है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह कोविड ना है। इसलिए अगर इस सब में से कोई सिम्टम किन्हीं भी व्यक्ति को है, तो वह अपने नियरेस्ट जो फिजिशियन उनके आसपास हैं, उनसे इमीडिएटली मिलें, और अगर कोई डॉक्टर कोई जांच सलाह दें तो वो बिल्कुल उसको करवाएं। अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो अटेंडेंट कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोविड तो हो ही नहीं सकता, मुझे इस्नोफिलिया हो गया है, टॉन्सिल बढ़ गया है, ये है, मेरा तो शुरू से दम फूलने का शिकायत है। तो वो एक तरह से जिरह करने लगते हैं डॉक्टर से कि नहीं ये नहीं है, और इस चक्कर में और प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं सीधी कहूंगा कि अगर इस सब में से कोई प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन वो बोले आप उसको इमीडिएटली करवाएं। उसमें ना नुकर बिल्कुल ना करें, और ये मान कर ना चलें कि मुझे कोविड नहीं हो सकता है। तो आपका ये कहना चाहेंगे कि ये समय है, अपने आप को समझें, अपने सिम्टम्स को समझें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर से बहस का ये बिल्कुल वक्त नहीं है, उनके बताए गए उपायों पर तुरंत अमल करें। क्योंकि एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट की जो डिफिशियंसी क्रिएट कर दी गई है हाल के वर्षों में। तो मरीज को लगता है कि अगर कोई डॉक्टर ये बात, कोई जांच बोल रहा है या कोई दवा बोल रहा है, तो उसको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये जांच बेकार लिख दिया है। तो ये सब जो प्रॉब्लम हो रही हैं डॉक्टर मरीज के बीच ट्रस्ट की डिफिशियंसी से, वो भी कोविड को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। अर्ली स्टेज में कोविड पकड़ा नहीं रहा है, मरीज लेट से आ रहा है, वो अगले कॉम्प्लिकेशन लेकर आ रहा है। जब उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, उसमें भी शुरू में भी ये हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, शुरू में पता नहीं चलता कि मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा है। बाद में जब प्रॉब्लम शुरू होता है, तब वो जब आता है तो पता चलता है कि उनका बहुत लंग डैमेज हो चुका है, उनका ऑक्सीजन बहुत गिर चुका है, उनको फिर बाईपैप, वेंटिलेटर आदि की जरूरत है। तो हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ें और बिल्कुल ट्रीटमेंट को सही दिशा में ले जाएं, तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया होगा। बिल्कुल देर ना करें, तुरंत अपने सिम्टम्स को पहचानें और इलाज शुरू कर दें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमित प्रियदर्शी जी से है कि कोविड के दूसरे वेव में सबसे अधिक किस आयु वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं? जी देखिए, इस बार हमने जो अलग चीजें देखी पिछली बार से, वो ये है कि पिछली बार ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग थे, 50-60 से प्लस थे, वो लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे। लेकिन इस बार ज्यादा बुरी बात यह है कि ज्यादा मिडिल एज के लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और एक संभावित कारण उसका ये होगा कि शायद हमने 45 प्लस को पहले वैक्सीनेट करना स्टार्ट किया, तो माइट भी कि उनमें सिविरिटी डिजीज की कुछ कम रही हो, और जो कि अभी यंग एडल्ट जो भी हैं, लाइक 30 to 50 के रेंज के जितने लोग हैं, तो इन लोगों में इन्फेक्शन भी ज्यादा है, और ये मोर्टलिटी भी ज्यादा है। और लेकिन एक इससे अलग बुरी बात यह है कि ऐसे लोग जो भी होते हैं अपनी फैमिली के पिलर होते हैं, वो अर्निंग मेंबर होते हैं, तो एक पेशेंट को लूज करना जैसे कि एक पूरी की पूरी फैमिली को बिल्कुल बिखर जाने जैसा है। तो इसका इम्पैक्ट काफी दूर तक जाएगा, वो लोग कई बार बरसों इससे उबर नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल, और वो लोग काम के सिलसिले में बाहर भी जाते हैं, तो उनको बचाना भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, उनको बचाना इतना आसान नहीं है। तो अभी तो ज्यादा एडल्ट से इस में जा रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले वेव में बुजुर्ग लोग ज्यादा प्रभावित थे, पर इस वेव में युवा भी इससे बच ना सके, जो कि अपने घर के पिलर थे, आर्थिक स्तंभ कह सकते हैं अपने घर के थे, और वो प्रभावित हुए, तो उनके साथ साथ पूरा परिवार प्रभावित हो चुका है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि युवा जो होते हैं आर्थिक रूप से अपने परिवार के लिए स्तंभ होते हैं, अगर वो प्रभावित हो तो परिवार कोविड से ही नहीं अन्य कई तरह की समस्याओं से आने वाले समय में भी प्रभावित रहेगा। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राहुल जी से है, जो कोविड के सेकेंड वेव में डेथ पहले वेव की अपेक्षा काफी अधिक देखने को मिली है, और अभी ये क्रम जारी ही है, तो इसका कारण क्या इस वेव का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना ही है, या हमारी लापरवाही भी मानी जा सकती है? मैं ये समझता हूँ कि ये सेकंड वेव में जो कोविड के वेरिएंट्स, जो वायरस, आपको आइडिया होगा कि वायरस अपने म्यूटेशन करते रहते हैं और अपने रूप को बदलते रहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि सेकंड वेव के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस हैं,
वो ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट बॉडी में कर रहे हैं और बहुत तेजी से फैल रहे हैं। एग्जैक्ट रीजन तो थोड़ा और टाइम के बाद पता चलेगा, जब इस पर प्रॉपर और रिसर्च होगा। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं पूरे दुनिया में वो इस पर काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट रीजन तो अभी बताने में समय लगेगा कि क्यों ये इतना घातक रहा। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं पैटर्न कि ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं और बहुत जल्दी लंग्स तक पहुंच रहे हैं और ये लंग्स को बहुत मैसिव डैमेज कर रहा है। ये फर्स्ट वेव में भी हम लोगों ने बहुत कोविड को ट्रीट किया था, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं था। उसमें इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम मरीजों को दिखने को मिलता था। अभी जो भी मरीज आ रहे हैं उनका पता चल रहा है कि लंग्स 50% 60% डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। तो ये एक ग्रेव चीज है और इससे हम सब लोग रोज जूझ रहे हैं। एग्जैक्ट रीजन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा और हम वेट करना चाहिए, जब इस पर और स्टडीज होंगे तो थोड़ा और पता चलेगा कि क्यों इस तरह का हुआ। लेकिन सावधानी तो बहुत आवश्यक है। पूरी जानकारी आगे रिसर्च के बाद ही पता चलेगी, पर ये वेव काफी खतरनाक है और हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमित प्रियदर्शी जी से है। अभी ये बातें सुनने में आई हैं, डार्क चॉकलेट कोविड मरीजों के लिए लाभदायक है, तो क्या आप बता सकते हैं डार्क चॉकलेट कोविड मरीजों के इलाज में कितना योगदान दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है तो बिल्कुल कोई स्टडीज ऐसा नहीं है और बिल्कुल हल्के तौर पे हम इसे कह सकते हैं कि ये यूजुअली डार्क चॉकलेट्स आप एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो आपको सिक्रीट करने में थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन आप इसे बिल्कुल सतही तौर पर ले सकते हैं। बिल्कुल हमारे ये मेन लाइन ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस ऐसा कुछ है नहीं। तो इस पर लाइक साइंटिफिकली कुछ भी कहना अभी तो मुश्किल है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो मेन लाइन ट्रीटमेंट हम फॉलो कर रहे हैं तो उस पर हम फॉलो करें। ये तो ऊपरी चीज़ है। तो अमित जी का कहना है इनके गाइडलाइन में ऐसा कोई दवाई के रूप में डार्क चॉकलेट के लिए कुछ ऐसा गाइडलाइंस नहीं आया है, तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी इनके पास उपलब्ध नहीं है, तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये कारगर होगा या कारगर है या नहीं है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राहुल जी से है। ब्लैक फंगस ये भी काफी चर्चा में आ रहा है, तो यह एक अलग तरह की बीमारी है या कोविड का पोस्ट इफेक्ट है, या फिर कोविड होने के बाद जो पेशेंट के हार्ट वगैरह डैमेज हो जा रहे हैं, लंग्स वगैरह डैमेज हो रहे हैं, उन लोग को ये ब्लैक फंगस होगा ही ऐसा? एक्चुअली कोविड से ज्यादा इससे मतलब है इम्यूनो सप्रेशन से। कोविड में हम लोग जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, पहले इस बात को समझना है। ब्लैक फंगस कोई नई एंटिटी नहीं है, ये पहले से भी ऐसे मरीज जो डायबिटिक हैं या जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पर हैं उनको इस तरह का ब्लैक म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन देखा गया है। तो कोविड में हम जो दवाएं देते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड हो, चाहे अन्य जितनी आप दवाएं सुन रहे हैं, चाहे वो टोसिलिजुमैब हो या और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत सारे हैं, ये सब यूज हो रहे हैं पूरे देश में जहाँ तहाँ। तो ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। जो हमारी हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको ये कमजोर करती हैं। और जहाँ कभी भी आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर होगा तो फंगस का अटैक आप पर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए कोविड में चूंकि हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए वो इम्यूनोसप्रेसेंट आवश्यक है, इसलिए हम देते हैं। और उसके साइड इफेक्ट के रूप में ये आ रहा है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर हो रहा है और उसके चक्कर में हमको म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन हम लोग झेल रहे हैं। ये निश्चित रूप से कोविड के वैसे मरीज जो लंबे समय तक स्टेरॉइड वगैरह पर रहे हैं और डायबिटिक वगैरह हैं तो उनको ये ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से आदमी की मृत्यु भी हो रही है। तो संक्षेप में ये कहना चाहेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को अभी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो या रीनल ट्रांसप्लांट का मरीज हो या कोई ऐसा मरीज जो पहले से कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवा खा रहा हो, किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, वो पहले से कुछ दवा ले रहा है, उसको कोविड हो गया, उसको हमने फिर स्टेरॉइड वगैरह दिए या और इम्यूनोसप्रेसेंट दिया, तो उसका डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ और जब लंबे समय तक वो आईसीयू वगैरह में रह जाते हैं तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन पोर्ट है जिससे हम लोग मरीज को ऑक्सीजन देते हैं, उसके माध्यम से कभी कभी फंगस वहां इन्फेक्ट करता है और वो उस पोर्ट के माध्यम से लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ही वो सांस की नली में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है और हमारे साइनसेस होते हैं हमारे नेजल एरिया में, उसमें जाकर वो घर बना लेता है और वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ते चला जाता है।
निश्चित रूप से ये एक डेडली कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, खासकर कोविड मरीज के पोस्ट रिकवरी पीरियड के दौरान। तो आम लोगों की भाषा में हम ये समझे कि कोविड के इलाज के लिए जो भी दवाएं वगैरह जरूरी है देना, उनसे हमारा कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट के रूप में डिफेंस सिस्टम कमजोर हो रहा है। बिल्कुल इससे साइड बिल्कुल इफेक्ट के ब्लैक फंगस जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आप लोग दोनों से है, बारी बारी से मैं दोनों से इसका जवाब लूंगी। काफी सारे वैक्सीनेशन मार्केट में है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, आने वाले समय में स्पुतनिक, और ये भी सुनने में आया है कि स्पुतनिक 1 का एक सिंगल डोज भी आ सकता है, और फायर, ये सारी वैक्सीनेशन। तो आप लोग के हिसाब से कौन सी वैक्सीनेशन सबसे अधिक बेहतर है? क्योंकि अब लोगों को ये भी भ्रम होने लगा है कि हमने एक लिया 4 से 8 सप्ताह के गैप में ले लिया, क्यों नहीं 12 से 14 वाले में लिया। किसी ने 2 डोज ले लिया, अब जो सिंगल ले लिए वो तो रुक रहे हैं या उनको रुकना ही पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों में कंफ्यूजन है कि कहीं हम फायर के तक भी रुक जाए। राहुल जी, पहले मैं आपसे देखिए, ये इसका जवाब जो आपने पूछा कि कौन बेस्ट है, ये इसका आंसर करना तो बड़ा मुश्किल है, और ये मुझे करना भी नहीं चाहिए कि ये बेस्ट है और ये गड़बड़ है। मैं ये कहूंगा इसमें सीधी सी बात कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको आम लोग फॉलो करें, उसमें खुद अपना माइंड न लगाएं कि ये बेहतर है, ये ले लेना चाहिए, ये इसी पीरियड में लें, ऐसा नहीं। जब भी कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाती है तो वो इस तरह से नहीं, ऐसे ही नहीं बना देती है, उसका एक एनालिसिस होता है, उसका एक साइंटिफिक रीजन होता है। तो जो पहली बात है कि अवेलेबिलिटी क्या है वैक्सीन की, आपके पास कौन सा वैक्सीन आपको मिल रहा है, और जो भी वैक्सीन आपको, अभी तो वो प्राइवेट को अलाउ है नहीं, गवर्नमेंट दे रही है जहां भी वैक्सीन दे रही है, तो जो भी वैक्सीन आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है और जिस गाइडलाइन के हिसाब से प्रोवाइडेड है, आप बिल्कुल उस वैक्सीन को लें, अपने गवर्नमेंट पर इस मामले में भरोसा करें और वैक्सीन पर भी भरोसा करें। इसलिए इसका उत्तर कि ये बेहतर है और ये है, मैं नहीं देना चाहूंगा इसका उत्तर एज ए डॉक्टर। एज ए डॉक्टर आप इसका जवाब दें, पर आप कहते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें, सरकार पे भरोसा करें, और जो वैक्सीन मिल रहा है अपनी रक्षा के लिए उसे लगवा लें। जी बिल्कुल। अमित प्रियदर्शी जी, आप इस पे अपनी क्या राय देना? जी, डॉक्टर राहुल ने बिल्कुल सही कहा है। उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। पब्लिक की जो कन्फ्यूज़न है कि मैं कोविशील्ड लूँ या कोवैक्सीन लूँ, आप कोई सा भी वैक्सीन ले सकते हैं। हालाँकि हमारे यहाँ वैक्सीन की अभी प्रॉपर अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो जो आपको पहले मिले आप वो ले लें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप वैक्सीन लेने के बाद आप ये ना सोचें कि मैं 100% सेफ हूँ, उसके बाद भी आपको मास्क यूज़ करना है, डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, आपको जो भी प्रिकॉशंस आप पहले ले रहे थे वो आपको लगातार आगे भी कंटिन्यू रखना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को, ना कि इस चीज़ें पे कि कोविशील्ड लें या कोवैक्सीन लें, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अमित जी कहना चाहते हैं जो भी अवेलेबल है वो आप ले लें, लेकिन अपने सतर्कता में कमी ना लाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, दूरी बनाए रखें, जितना हो सके बाहर ना निकलें। अंत में मैं जाते जाते आप लोग दोनों से अपने दर्शकों के लिए, देश की जनता के लिए कोरोना के प्रति जागरूकता जगाने के लिए कुछ संदेश देना चाहूंगी और लेना चाहूंगी आप लोगों से। तो पहले राहुल जी, आप दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, देश की जनता के लिए कोरोना के प्रति उनके मन में जागरूकता जगाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? चंद शब्दों में बताएं। बस मेरा संदेश 4 शब्द का है: मास्क, सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन। बस ये 4 संदेश मेरे हैं: मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन। आपका संदेश काफी बढ़िया और काफी याद करने वाला है। मुझे लगता है जितने भी दर्शक से देख रहे होंगे उन लोगों को ये 4 शब्द निश्चित ही याद हो गए होंगे और वो इसका पालन भी जरूर करेंगे। डॉक्टर अमित जी, आप अपना संदेश दीजिए। जी, बिल्कुल ही डॉक्टर राहुल ने बिल्कुल सही कहा है। वो 4 चीज़ें तो बिल्कुल करनी है, लेकिन उसमें मैं 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अभी पब्लिक में एक्चुअली बिल्कुल लोगों को अस्पताल और बेड नहीं मिल पा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग दवाएँ खुद से ले रहे हैं, लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। तो उस मामले में 1-2 सलाह ये देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण बीमारी के दिख रहे हैं, तो आप अपनी एक जाँच करवाएँ, या तो एंटीजन ही टेस्ट करा लें, अगर आरटी-पीसीआर आपको उपलब्ध नहीं है जल्दी, तो जो भी आप करा सकते हैं वो कराएँ। और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आप अपने स्तर से, मरीज अपने स्तर से सिर्फ 3-4 चीज़ें ही कर सकता है।
जैसे कि अगर गले में कुछ तकलीफ है आपको तो उसके लिए स्टीम लें, दिन में 4 से 5 बार गार्गलिंग करें, दिन में 4 से 5 बार। अगर बुखार आपको आ रहा है तो सिर्फ एक दवा मैं कहूँगा कि पैरासिटामोल है, जो कि आप बिना डॉक्टरी सलाह के आप ले सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी दवाएँ चल रही हैं कोरोना के लिए, कुछ भी आप बिना अपने डॉक्टरों की सलाह के ना लें, क्योंकि बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है सबके, जैसे कि इवरमेक्टिन है, रेमडेसिविर है या डॉक्सीसाइक्लिन है या जितनी प्लाज्मा थेरेपी है। आप इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल मत भागिए, ये सब अपने डॉक्टरों के लिए छोड़ दें। और सबसे जो अहम बात ये है कि स्टेरॉइड तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसमें सब टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज हम इतने ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस देख रहे हैं, ब्लैक फंगस जिसे कहते हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गया। कि इसका सबसे ज़्यादा मेरी समझ से जो इम्पोर्टेंट कारण ये है कि लोग रिपोर्ट आज पॉजिटिव आ रहा है और अगले दिन से लोग खुद से स्टेरॉइड लेना शुरू कर दे रहे हैं। किसी ने बता दिया कि स्टेरॉइड का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, उसने ये तो बता दिया, उसने ये नहीं बताया कि उसमें डोज क्या लेना है, किस दिन से लेना है और कब लेना है और कब बंद करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने डॉक्टर्स के लिए छोड़ दीजिए। स्टेरॉइड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है मॉडरेट टू सीवियर कोविड डिजीज में है। जो पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेशन पे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। जो लोग माइल्ड केस हैं, जो बिल्कुल अपने घरों में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, अगर वो स्टेरॉइड लेते हैं तो फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा आपको। और ऐसे लोग अल्टीमेटली जाके वो अगर वो माइल्ड होकर निकल जाना था, वो मॉडरेट और सीवियर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप अपने स्तर से अब खुद की इलाज ना करें। आप खुद अपने स्तर से सिर्फ पैरासिटामोल, स्टीम और गार्गलिंग करें, बस इतना ही करें। और विटामिन ये हेल्थ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप दवाओं पे आप अपना ये ना करें। आप दोनों का हमारे साथ इस शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस पैंडेमिक के समय में आप लोगों ने अपनी व्यस्तता में कुछ समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आप दोनों का बहुत-बहुत आभार। और अपने सारे दर्शकों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और कहूँगी कि अगली बार फिर मैं आऊँगी कुछ और विषय के साथ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, अलविदा।